डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोगों ने फरवरी और मार्च अटेम्प्ट के बाद IIT JEE 2021 की एक अच्छी तैयारी शुरू कर दी होगी एडवांस एग्जामिनेशन के लिए, राइट। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि अनअकैडमी पे मेरे रेगुलर लेक्चर्स चलते रहते हैं, स्पेशल क्लासेस में, प्लस में एडवांस के कई सारे कोर्सेस अभी ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जो कुछ कल या परसों शुरू होने वाले हैं। 2022 के लिए भी हमारा एक कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो जो बच्चे वहां पे प्लस सब्सक्राइबर हैं वो हमारे कोर्सेज को एंजॉय कर सकते हैं, जो नहीं है वो भी हमारे स्पेशल लेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा रेगुलर बेसिस पे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहा हूँ जो आपके IIT की तैयारी में बहुत हेल्पफुल टॉपिक्स हैं, राइट। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व। इस पर्टिकुलर टॉपिक में लोगों को, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि किस तरह से कर्व बनाएं, कर्व का नेचर क्या होगा, किस तरह से pH ड्यूरिंग टाइट्रेशन चेंज होता है। तो अगर आपको pH निकालना आता है, टाइट्रेशन के दौरान pH निकालना आता है, तो आप इस कर्व को बड़े आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें मैं 2-3 सीरीज बनाने वाला हूं। फिलहाल पहली सीरीज में आपके सामने रखता हूं एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व में पहला जो टाइट्रेशन कर्व है उसके अंदर बच्चों एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए हाउ टू कैलकुलेट pH ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान pH कैलकुलेट कैसे करते हैं। लाइक अगर मैं मान लीजिए कि बात कर रहा हूं कि मेरे पास एक वीक एसिड है, इसका मैं टाइट्रेशन कर रहा हूं NaOH से, तो रिएक्शन के दौरान आपको पता है कि पार्शियली जो वीक एसिड है वो न्यूट्रलाइज होता रहेगा और उसका सॉल्ट बनता रहेगा। तो अगर आप कई तरह की अप्रोच सोच सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास एक वीक एसिड बचा हुआ है और उसका कॉमन आयन सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगा सकते हैं। कई बच्चे इसको बफर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। जो भी सोचो, आयनिक इक्विलिब्रियम की यही खास बात है कि हर एक से अगर आप कंसेप्ट एक्यूरेसी के साथ लगाते हो तो pH आपका सॉल्यूशन का आसानी से निकल आएगा, राइट। तो पहला तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसी टाइट्रेशन के दौरान, किसी एसिड बेस टाइट्रेशन के दौरान किस तरह से हम लोग pH निकालें किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का अलग अलग स्टेजेस पे, राइट। तो यहाँ पे इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं ले रहा हूँ पहला टाइट्रेशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसको मैं टाइट्रेंट की तरह यूज करूंगा, यानी ये हमारे ब्यूरेट में आएगा, और इसको मैं टाइट्रेटिंग मिक्सर की तरह यूज करूंगा, यानी ये हमारे कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट होगा। ऑलराइट। तो जब भी इस प्रकार का टाइट्रेशन कर रहे हो जहां पे वीक एसिड इन्वॉल्व है और स्ट्रॉन्ग बेस इन्वॉल्व है, उस केस में आप देख सकते हो कि हर पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे आपने 5 मिली इक्विवेलेंट लिया है या 5 मिली मोल लिया है, 50 into 0.1 दैट इज 5 मिली मोल, और यहाँ पे आपने लेट्स से 0.1 मिली मोलर ले लिया है। तो जैसे जैसे आप इसका क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे, लेट्स से आपने 10 ml लिया, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिली मोल आपने ये डाल दिया, तो इसका 1 मिली मोल जाएगा, इसका 5 में से 1 चला जाएगा, ये 4 बचेगा और ये 1 बन जाएगा। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बफर सॉल्यूशन बन गया जहां पे वीक एसिड है एसिटिक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस है एसिटेट आयन। तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, pH = pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, यानी कि एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन, यानी सोडियम एसिटेट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड का बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन, या आप मिलीमोल भी रख सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम तो दोनों के लिए कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से जब तक इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आता है तब तक यही फॉर्मूला लगाते जाएंगे। जैसे मान लो कभी मिड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन की बात करते हैं तो इसका 5 में से 2.5 रिएक्ट कर जाएगा और ये 2.5 बन जाएगा, और फाइनली अगर ये दोनों बराबर हो गए 2.5 तो pH = pKa हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट हम pH निकालते वक्त बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे इस पर्टिकुलर केस में, एंड pH अकॉर्डिंगली निकालते जाएंगे। लेट्स से अगर आपने NaOH का वॉल्यूम 50 ml ले लिया, 50 ml का मतलब ये हुआ कि अब हमने 5 मिली इक्विवेलेंट या 5 मिली मोल NaOH डाल दिया है, तो अब एसिटिक एसिड और NaOH के मिलीमोल्स मिली इक्विवेलेंट्स बराबर हो गए। अब ये आ जाएगा आपका इक्विवेलेंस पॉइंट, राइट। इक्विवेलेंस पॉइंट पे आपका एसिड कंपोनेंट खत्म हो गया। अब आपने ध्यान दिया कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे आने से पहले हमारा हर पॉइंट पे बफर सॉल्यूशन बनेगा,
राइट। जैसे ये 4 का और 1 का कॉम्बिनेशन है, ऐसे आप 20 ml डालोगे तो ये आपका 3 और 2 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ऐसे डालते जाओगे जब तक इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आता है तब तक बफर सोल्यूशन बनेगा। इक्विवेलेंस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों की मिली इक्विवेलेंट बराबर कर दिए, यानी 5 इज इक्वल टू 0.1 इंटू वॉल्यूम। यहां से वॉल्यूम आ गया, 5 मिली इक्विवेलेंट हमने लिया था और 0.1 मोलर मैंने ये लिया है, तो यहां से हमारा जो NaOH का वॉल्यूम यूज्ड है वो आपका आ गया 50 ml, राइट। यानी 50 ml आपका NaOH लगा और 50 ml आपका एसिटिक एसिड था। फाइनली क्योंकि एसिड और बेस दोनों लगभग खत्म हो गए, मैं बोलूंगा कि अब हमारे पास सोल्यूशन में सोडियम एसिटेट है। कितना है सोडियम एसिटेट? सोडियम एसिटेट मेरे पास कितना है, 5 मिलीमोल डिवाइडेड बाय 100 टोटल वॉल्यूम हो गया, तो 0.05 मोलर। अब क्योंकि जो सोडियम एसिटेट है ये एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इसका हाइड्रोलिसिस कंसीडर करूंगा। जब ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इसका मतलब मेरे पास अब सोल्यूशन में यही दोनों बचे हुए हैं। तो अगर मैं सोडियम एसिटेट को पानी में डाल दूं तो एक प्रकार की हाइड्रोलिसिस होगी और ऐसे सोल्यूशन का पीएच होता है हाफ pKw प्लस pKa प्लस log C। ऑलराइट, C आपको ऑलरेडी पता है। ध्यान रखिए यहाँ पे जो C होता है उस एनायन का कॉन्सेंट्रेशन होता है जिसकी हाइड्रोलिसिस होने वाली है। आप समझ सकते हैं यहाँ पे एसिटेट आयन की हाइड्रोलिसिस होने वाली है, राइट। तो यहाँ से C अपने को पता है, pK अपने को पता होगा, pKw अपने को पता होगा, यहाँ से pH आप निकाल सकते हैं। अब इसी को यदि आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, मैं अगले पेज पे इसका ग्राफ बनाता हूं। देखिए, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड एंड pH में ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो किस तरह से आएगा बच्चों? कुछ इस प्रकार से। इधर मैं pH ड्रॉ करूंगा, इधर वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। ऑलराइट, NaOH एडेड। तो अब शुरुआत में जो pH में चेंज आ रहा है ना, बहुत स्लो, बहुत थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा और उसके बाद फाइनली जब इक्विवेलेंस पॉइंट आने वाला होगा ना तो pH में बहुत तेजी से जंप मारेगा। कुछ इस प्रकार का ग्राफ आता है। ये रीजन आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग pH कांस्टेंट है या बहुत स्लाइट इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो ये जो स्लाइट इंक्रीज है या लगभग कांस्टेंट है, ये बफर वाला रीजन है। यहाँ पे बफर बन रहा है ना, और बफर में pH बहुत धीरे धीरे चेंज होगा NaOH के एडिशन के बाद। ये आपका सॉल्यूशन का जो टाइट्रेशन हो रहा है उसका इक्विवेलेंस पॉइंट है। इक्विवेलेंस पॉइंट पे बहुत तेजी से pH जंप मारता है। इक्विवेलेंस पॉइंट पे रफली यहाँ पे pH 9-8-9 के आसपास होगा क्योंकि मीडियम बेसिक हो जाता है। ऑलराइट, तो ये pH और वॉल्यूम ऑफ NaOH के बीच का कर्व हो गया। जब भी हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के अगेंस्ट टाइट्रेट करेंगे, जब वीक एसिड का बेसिसिटी 1 होगा तो इसी प्रकार का कर्व है। ऑलराइट बच्चों, तो ये एक प्रकार का कर्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है टाइट्रेशन ऑफ वीक डाई बेसिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इस बार मैं मान लेता हूं, लेट से मेरे पास है H2CO3 प्लस NaOH। ऑलराइट, अब इसमें दो इक्विवेलेंस पॉइंट होंगे। पहला तो तब बनेगा जब NaHCO3 बनेगा और दूसरा तब जब आप फर्दर NaOH की रिएक्शन करा के Na2CO3 बना लेंगे। तो जब ये कंप्लीटली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा और जब ये इसमें कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। इसके पहले आप समझ सकते हैं कि H2CO3 का रिएक्शन जब शुरू हुआ तो H2CO3 और NaHCO3 का कॉम्बो बनेगा। अब इस कॉम्बो के अंदर एक बफर सॉल्यूशन रहेगा, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस बफर सॉल्यूशन हो गया। तो जब तक इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आता है, मतलब इस रीजन के अंदर, वी हैव टू कैलकुलेट pH इक्वल टू pKa1, क्योंकि यहाँ पे जो एसिड है वो H2CO3 है, इसका K मतलब K1 प्लस लॉग ऑफ NaHCO3 डिवाइडेड बाय H2CO3। तो जितना भी H2CO3 बचेगा और जितना NaHCO3 बन जाएगा वो वैल्यू यहां डालते हुए pH निकालते जाएंगे। एट फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट यहां पे pH कैसे निकालेंगे, क्योंकि बच्चों ये MP प्रोटिक एनायन का केस है और इसका pH फिक्स होता है pK1 प्लस pK2/2। ऑलराइट, इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट की तरफ, तो कैन यू अंडरस्टैंड, अब फिर से यहाँ पे जो कॉम्बो बनेगा, ये वाला कॉम्बो, इट विल बी अ बफर सॉल्यूशन, बट बफर सॉल्यूशन में जो एसिड कंपोनेंट है वो ये वाला होगा और जो कॉन्जुगेट बेस कंपोनेंट है वो ये वाला होगा।
तो इस केस में हम लोग pH क्या लगाएंगे, pKa2 प्लस लॉग ऑफ सोडियम कार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई सोडियम बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन। ये सब डेटा हमारे पास ऑलरेडी पता होगा, pKa2 दिया हुआ, यहां से pH निकाल सकते हैं। क्लियर? जब आप सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे पहुंचेंगे तब आपके पास होगा सोडियम कार्बोनेट इन वाटर। सोडियम कार्बोनेट इन वाटर का मतलब क्या हुआ, यहां पे आपका आएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनेट एनायन, राइट? क्योंकि ये बाइवेलेंट एनायन है, सिर्फ एक स्टेप हाइड्रोलिसिस का काफी है, जहां पे CO3-2 प्लस H2O चेंजिंग इनटू बाइकार्बोनेट प्लस OH आयन। और आपको पता है कि इसका pH निकालने के लिए हम लोग डायरेक्टली बाइकार्बोनेट एनायन का हाइड्रोलिसिस कंसीडर कर सकते हैं अंडर अप्रोक्सीमेशन हाफ pKw प्लस pKa2 प्लस log C। ऑलराइट, यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे pH तो सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे pH आ जाएगा। तो कहने का मतलब फर्स्ट और सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट के शुरुआत में फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट के पहले बफर बना जिसके अंदर एसिड कंपोनेंट H2CO3 था। फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे एम्फीप्रोटिक एनायन का कंसेप्ट लगाया एंड फर्स्ट और सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट के बीच में फिर से बफर बना जहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट एक एसिड कंपोनेंट था, जहां पे Ka का वैल्यू Ka2 यूज किया हमने एंड सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमने वन स्टेप हाइड्रोलिसिस कंसीडर की सोडियम कार्बोनेट की और यहाँ Ka1 यूज करके Ka2 यूज करके हमने निकाल लिया pH ऑफ दिस एट सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, चलो इसको यदि मैं ग्राफिकली ड्रॉ करना चाहूं तो कैसे रहेगा ये। यहां पे मैं ड्रॉ करूंगा pH ऑन वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे NaOH का वॉल्यूम। तो इधर pH और इधर वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। ऑलराइट, अब देखिए फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट तक अगेन एक बफर फॉर्मेशन हुआ है, तो pH स्लोली चेंज होकर अचानक से जंप करेगा। ये फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट और फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट के बीच का बफर, देन अगेन pH में अचानक से चेंज हुआ एंड देन ग्राफ लाइक दिस। ये आपका फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट हो गया, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, ये सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट हो गया और यहां पे पहला वाला बफर बना जहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड का कॉम्बो है H2CO3। यहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट का कॉम्बिनेशन है। इस पॉइंट पे आपका, इस पॉइंट पे जब हाइड्रोलिसिस हो रही है सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन का pH निकाला है, इस पॉइंट पे सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन का pH निकाला है, राइट। तो दिस इज हाउ ये दो इक्विवेलेंस पॉइंट वाला जहां पे डाइबेसिक एसिड का अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के अगेंस्ट हमने टाइट्रेशन कराया है, तो ये कुछ नेचर होता है इस प्रकार के कर्व का। इसी तरह से मैं बोलना चाहूंगा कि अगर मेरे पास लेट्स से मेरे पास ट्राइबेसिक एसिड है, लेट्स से H3PO4 है। अब इसकी रिएक्शन जब आप NaOH से कराओगे तो सबसे पहले पहला इक्विवेलेंस पॉइंट पे NaH2PO4 बनेगा, फिर दूसरे इक्विवेलेंस पॉइंट पे Na2HPO4 बनेगा, फिर तीसरे इक्विवेलेंस पॉइंट पे आपका Na3PO4 बनेगा, राइट। तो यहाँ पे बफर का कॉम्बो होगा, यहाँ पे बफर का कॉम्बो होगा, यहाँ पे बफर का कॉम्बो होगा। यहाँ पे आपका एम्फीप्रोटिक एनायन 1 आएगा जहां पे pH इक्वल pKa1 प्लस pKa2/2 लिख सकते हैं। यहां पे आपका pH इज इक्वल टू pK2 प्लस pK3/2 लिख सकते हैं, राइट। और बच्चों इसका यदि मुझे ग्राफ बनाना हो तो एग्जैक्टली कैसे बनेगा, लाइक मैंने वर्टिकल एक्सिस पे pH और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड ये निकाल लेंगे, प्लॉट कर देंगे इनफैक्ट इधर pH। तो आप देखिए शुरुआत में एक बफर बनेगा जहां पे pH कुछ यूं चेंज होगा, पहला इक्विवेलेंस पॉइंट पे pH जंप मारेगा, फिर अगेन बफर बनेगा, फिर एक दूसरा इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, उसके बाद अगेन जंप मारेगा, इक्विवेलेंस पॉइंट आने के बाद में फिर से एक बफर बनेगा एंड फाइनली इस प्रकार का जंप जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट का रीडिंग हो गया, ऐसे ये सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट का रीडिंग हो गया, ऐसे ये थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट का रीडिंग हो गया, राइट। और थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट यूनिक बात बच्चों ये है कि
इन अलग अलग इक्विवेलेंस पॉइंट को लाने के लिए एसिड बेस टाइट्रेशन में अलग अलग इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ती है। हालांकि यहाँ पे हम लोग इंडिकेटर का कॉन्टेक्स्ट नहीं ले रहे हैं, जब भी आएगा तो बात करेंगे कि कौन से इक्विवेलेंस पॉइंट को लाने के लिए कौन सा इंडिकेटर सूटेबल होना चाहिए, राइट। तो ये रहा बच्चों हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन में सीरीज का पहला टाइट्रेशन कर्व, जिसमें हमने वीक एसिड लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस के अगेंस्ट टाइट्रेशन कराया है। फर्स्ट केस में हमने मोनोबेसिक एसिड लिया जहां पे एक ही इक्विवेलेंस पॉइंट था, सेकंड केस में डाइबेसिक लिया जहां 2 इक्विवेलेंस पॉइंट है, और तीसरे केस में हमने ट्राइबेसिक एसिड लिया जहां पे 3 इक्विवेलेंस पॉइंट है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जब कभी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के अगेंस्ट टाइट्रेशन हो तो किस तरह से टाइट्रेशन करते हैं और किस प्रकार से पीएच निकाल के कैसे कर रहा होता है, राइट बच्चा लोग। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।